देखे थे जनाजों पे हमेशा, फूल देखे थे जनाजों पे हमेशा, कल मेरी आँख ने फूलों के जनाजे देखे। आज हम यहाँ 16 दिसंबर APS का हादसा और इतना बड़ा वाक़या, एक स्याह दिन, उसको याद कर रहे हैं। और मैं सिर्फ़ यहाँ पर ये बात कहना चाहती हूँ, मैं सिर्फ़ ये कहती हूँ कि हम और इस तरह के हादसात नहीं देखना चाहते, हम अमन चाहते हैं। और आज बरसी है, सब लोग अपने अपने हवाले से अपना अपना हिस्सा इस बड़े हादसे पर जो उनकी सोच है या जो अमली तौर पर वो कर सकते हैं उसका वो इस वक्त इजहार कर रहे हैं। मुझे भी कुछ बहुत ही मोहतरम मेहमानों ने इस वक्त ज्वाइन किया है। सबसे पहले एक ऐसी मोहतरम शख्सियत जो मेरे लिए बड़ी काबिल इज़्ज़त हैं, हमारी रहनुमाई भी फरमाते हैं, हमेशा हमें गाइड भी करते हैं तमाम मामलात के हवाले से। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के ये रूहे रवा हैं, मेरे साथ मौजूद हैं हाजी हनीफ तैयब साहब। अस्सलाम वालेकुम। हाजी साहब, मिजाज कैसे हैं आपके? करम, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह आपको सेहत दे। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं राना आसिफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप राना? जी बस हर आँख जिस तरह अखबार है, आज हम सब भी सब उस अफसोस की शरीक हैं कि जो पाकिस्तान और क्या दुनिया की तारीख़ में मैं समझता हूँ कि ऐसा सानिया नहीं हुआ। बिल्कुल, और अल्लाह करे कभी मिले भी ना दुनिया के किसी हिस्से में भी। इसके साथ साथ DIG CIA कराची डॉक्टर जमील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। और डॉक्टर साहब तो पिछले जब से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपका बहुत शुक्रिया भी अदा करूँगी कि आज के ख़ास दिन पर आपने इतना वक्त हमें दिया, बल्कि ख़ास दिन भी क्या, स्याह दिन पर जो भी अपने ख़यालात का इजहार करता है वो इंसानियत का जो है वो मुजाहरा कर रहा होता है। इसके साथ साथ एक और ऐसी शख्सियत जो यकीनन हमेशा ये कहते हैं कि मैंने बड़े बड़े जो है वाक़यात देखे, लोगों के फ़ैसले कराए, लेकिन ये तो मामला ऐसा है जब बच्चों की बात आती है तो बड़े बड़े मजबूत लोग जो हैं वो भी हौसला हार देते हैं। ख्वाजा नवीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा साहब, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे भी जानूँगी, इतने बड़े मामलात आपने इतनी जल्दी हल किए हैं, लेकिन इस पे जो है जो कैफियत होती है वो क्या है? मैं पहले हाजी साहब की तरफ आऊँगी। हाजी साहब, हमने अपने बच्चे खो दिए और ये सबसे मुश्किल होता है कि अपने बच्चों का जनाजा उठाना माँ बाप के लिए, और जिन वाक़यात से हम उसके बाद भी गुज़रते रहे, तो आज हम कहाँ खड़े हैं? हम जिंदा कौम हैं और मैं आज भी यही नारा लगाती हूँ कि हम पाइंदा कौम हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं इस तरह की चीज़ें? बिस्मिल्लाह, अमन, सुकून, प्यार, मोहब्बत कराची में भी इसी की वजह से सुकून है, लेकिन अब तक उसके असरात हैं। इसी महीने में चंद दिनों पहले एक बच्चा 2 साल सरवाइव करके अब अल्लाह को प्यारा हो गया, वो भी शहीद ही कहलाएगा। तो बहरहाल अब वो जो बेदारी आई है, उस बेदारी के बाद फिर दुख की बात है कि आर्मी चीफ चेंज हुए और 1-2 स्टेटमेंट आने शुरू हुए, ज़र्ब अज़ब के ख़िलाफ़ भी कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी आए। तो बहरहाल हम किसी चीज़ के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हर सूरत में दहशत गर्दी का खात्मा हमारे मुल्क में होना चाहिए। यकीनन हम इस तरह की और चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जी, राना आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं, और राना जब भी मेरे प्रोग्राम में आते हैं हम हमेशा हुकूक की बात करते हैं। मैं राना से ये भी कहती हूँ कि हम किसकी बात करें, जो चीज़ एग्जिस्ट भी करती है हमारी सोसाइटी में, लेकिन राना ने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की है लोगों को उनका हक़ दिलाने की, उनको इंसाफ दिलाने की। राना, ये जो इस तरह के हादसात हो जाते हैं, बच्चों के हवाले से आप बहुत काम करते हैं उनके हवाले से, तो ये जो उनके जहनों पर जो ट्रॉमा रहा, जिस सिचुएशन से वो गुज़रे, जो गुज़र गए, अल्लाह उनकी तो मग़फ़िरत फ़रमाए, लेकिन जो इस हादसे को देखने के बाद भी आज इस दुनिया में हैं, मौजूद हैं, उनकी आने वाली शख्सियत कैसी होगी, वो क्या सोचते होंगे? कुछ आपको अंदाज़ा है कि उनकी सिचुएशन है? देखिए, ये जब भी कोई सानिया होता है और जिस तरह हमारा मीडिया जो आस्ता आस्ता अभी मैच्योर भी हो रहा है, और ये चीज़ें जब तरह नज़र आती हैं, तो मैं आपको वैसे ही सोशल साइकोलॉजिस्ट बताऊं कि बहुत ज़्यादा उनके जो एट्रीब्यूशन होते हैं या इदराक, उनके परसेप्शन है या कॉग्निशन, उनका जो वकूफ़ है वो इंतहाई तब्दील हो जाता है। और पाकिस्तानी कौम है, हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से हम मुसलमान हैं, और मुझे कायद-ए-आज़म का वो कोटेशन नज़र आ रहा है कि मुसलमान मुश्किल में घबराया नहीं करते। तो हमारे लिए जो मौत है वो एक दुनिया के दीगर लोगों के लिए एक शायद कोई खौफ होगा, कोई ट्रेजेडी होगी,
हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह वो एक जज्बा शहादत जो है वो 20 करोड़ पाकिस्तानियों में हर वक्त मौजूद रहता है, और उसकी वजह से हमारा मोटिवेशनल जो है वो आम लोगों से बहुत डिफरेंट है। तो हमारे बच्चों को जिस तरह ये आप बता रही हैं वाकई बहुत बड़ा ट्रॉमा था, और पोस्ट ट्रामा जो स्ट्रेस होता है उसको मैनेजमेंट के लिए हमारे माहिर नफ्सियात ने, हमारे माहिर इमरानियात ने, हर सतह पे लोगों ने किरदार अदा किया। और आज देखें उसके फ़ौरन बाद आप देख लें पूरी कौम एक खड़ी हुई। आज भी जो पाकिस्तानी कौम का मोराल देखें, और दुनिया की मैंने बड़े ममालिक भी मैंने देखे भी और मिला भी लोगों से, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पुलिस का, हमारी फ़ौज का, हमारे लोगों का मोराल जो है वो इस कदर हाई है कि हमें दुनिया कितने भी बड़ा सानिया क्यों ना हो, हमारे लोग फ़ौरन उठ खड़े होते हैं और एक दूसरे का पीयर टू पीयर जैसे सपोर्ट होती है। वो वहाँ जो जब सानिया ये हुआ, जब पेशावर में देखा तो आप यकीन करें एक माँ दूसरी माँ को दिलासा दे रही थी, एक बहन दूसरी बच्चे की बहनों को दिलासा दे रही थी। और हमारी वहाँ पूरी पेशावर के हमारे जो पुलिस के थे एडिशनल आईजी और वो थे, और सारे हमारे जो लोग थे वो आप यकीन कीजिएगा कि इस तरह खड़े थे जैसे ख़ानदान खड़ा होता है। हाँ। और वो सब चीज़ें हमने ये कड़वा घूंट था और बड़े दुख के लम्हात थे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको भरपूर जवाब भी दिया, और आज वो सारे अपने कैफरे किरदार को पहुँचे। अच्छा, ये जो आप जवाब की बात करें, इस पर भी ये दोनों शख्सियात एक जो हैं वो CIA में के लिए इस वक्त सर्व करें, और ख्वाजा साहब जो हैं वो हमेशा इंसाफ दिलाने की कोशिश करते हैं। ज़रबे अज़्ब हुआ, फांसियाँ दी गई लोगों को। अगर मैं अपने शहर की बात करूं, ये जितने लोग यहाँ मौजूद हैं इसी कराची शहर के बासी यहीं रहते हैं, तो हाँ, ये कहने पर भी हम हक बजाने हैं कि हमने यहाँ पर अब सिचुएशन पहले से कदरे बेहतर। 1500 पुलिस वालों ने अपनी शहादतें दी हैं इस कराची के अमन को वापस लाने के लिए। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे कि हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि कुछ नहीं हुआ तो भी गलत होगा, नाजायज़ होगा। ज़रबे अज़्ब के साहब के बाद काफ़ी सारी तब्दीली भी तो आई ना इस पर? नहीं, डेफिनेटली ज़रबे अज़्ब बड़ा अप्रोप्रिएट डिसीजन था, और उसे बड़ा फोर्सफुली कैरी आउट किया जनरल रहील शरीफ की क़यादत में हमारी अफ़वाज पाकिस्तान ने, और उसके असरात कराची ऑपरेशन पे भी आए। और वो जो एक इनफ्लो था टेररिस्ट का ट्राइबल एरिया से या अफ़गानिस्तान से बलूचिस्तान के रास्ते या दूसरे सूबों के रास्ते कराची तक, बिकॉज कराची सबसे अट्रैक्टिव टारगेट है पाकिस्तान के दुश्मनों का, तो वो जो सप्लाई चेन थी वो फत्ताखोरी से तंग आए हुए थे। तो अगर 2 साल पहले 100 पर्चियाँ, ऐसे ही मैं मिसाल दे रहा हूँ, तकसीम होती थी, तो अब 6-7 पर्चियाँ तकसीम होती हैं। सही। और अब लोगों में गरज पहले से ज़्यादा आ गई है, वो कम्युनिकेट भी करते हैं। और इसी तरह कराची 24 घंटे खुला है, कराची 24 घंटे कराची खुला हुआ है, बड़ी निस्बतन कम है। अब लोग बिजनेस भी कर रहे हैं, शॉपिंग भी कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट भी कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अब हर आप देखें इवेंट टू इवेंट जो है, अब वो बहुत बड़ा रेशो आपको देखने को मिलता है। इस बार 14 अगस्त पे भी रिकॉर्ड तोड़ जो है, अब वो पाकिस्तानियों ने, इवन कराची वालों ने जो है सेलिब्रेशन की, उसके हवाले से भी एक रिकॉर्ड थी, एक खुशी की खबर थी जो मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुँची। ख्वाजा साहब, मुझे आप ये बताइए कि किसी भी स्टेट में जब आपको इंसाफ कायम करना होता है तो आपने सज़ाएं देनी होती हैं, लोगों को इबरत देनी होती है कि देखो गलती करोगे तो सज़ा मिलेगी, ऐसा ही है ना, ये इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और हुआ ये कि जो है सज़ाए मौत दी गई, खुद को जो उनको टांगने की सारी खबरें थी, जो भी बातें थी, उन पर साइन किए गए और लोगों को लटकाया गया। ये एकदम इस हादसे के बाद हुआ ना कि आपने इनको, जिनको सज़ाए मौत कही गई है, उनको आपने लटकाना है, ये सारे मामलात हुए। इंसाफ को और राइज करने के लिए और लोगों को ये बताने के लिए कि गलत करोगे तो तुम्हें लटका देंगे, ये कितना ज़रूरी होता है स्टेट में राइज करना, और इससे मिजाज में क्या तब्दीली आती है? देखिए जी, बात यहाँ से है कि 16 दिसंबर को जब ये वाक़या हुआ और आपने बताया कि जनरल राहील शरीफ साहब कोयटा से फ़ौरन पेशावर पहुँचे, तो आपको याद होगा कि पेशावर से फिर वो फ़ौरन अफगानिस्तान चले गए थे, वहाँ वार्निंग देकर आए। बिल्कुल। और जो उनका वहाँ से जो फ्लो था टेररिस्ट का, वहाँ उन्होंने उनको थ्रेट दिया कि अब कोई आया तो फिर उसके साथ डील किया जाएगा। फिर जो हमारे हाथ लगे थे उनको तो वहीं उड़ा दिया। अब उसके बाद कितने हज़ार लोग जो थे, पता ये चला कि इनका रूट कॉज क्या है। हाँ। तो ये जो ये इस तरह के एक्ट करते थे, असल में इनके मुतालबे होते थे कि वो जो फलां लोग हमारे जेल में हैं उनको रिहा कर दो, उनको छोड़ दो, उनको भगा दो, और उसको एनफोर्स कराने के लिए वो इस तरह की हरकतें करते थे। सही। पहला काम तो ये किया कि जो कई हज़ार बंदे थे जिनको सुप्रीम कोर्ट तक ने
जी। सदाए मौत। साल में ग्रेजुअली डेवलप हुए हैं, इसकी बहुत सारी कॉजेज़ हैं। इसमें हमारी अपनी बहुत सी कोताहियाँ और गलतियाँ शामिल हैं, हमारी कुछ पॉलिसीज़ का इसमें रोल है। सही। उन तमाम पॉलिसीज़ को रिव्यू भी किया गया है, उनमें चेंजेस भी नज़र आ रही हैं। क्योंकि आप जिस ओहदे पर हैं आप ज़्यादा बारीकियों से जानते होंगे ना मामला को। उस पे बहुत ज़्यादा पब्लिक में बात नहीं होती, करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन ये है कि अथॉरिटीज़ का माइंडसेट भी चेंज हो रहा है, और वो माइंडसेट जो इन लोगों को इस तरह के बेईमाना वाक़यात करने पे उकसाता है, उस माइंडसेट को भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। जैसे आपने पहले एक सवाल किया कि आखिर ये लोग भी तो बज़ाहिर इंसान हैं, किस तरह ये मासूम फूलों जैसे बच्चों को ज़िबा करते हैं, उनके सरों में गोलियां मारते हैं, तरस नहीं आता किस तरह इनको। उन्हें तरस क्यों नहीं आता? उसकी वजह ये है कि खुद ये लोग जब टीन एजेस में कुछ मॉन्स्टर्स का शिकार होते हैं, तो वो इनके कच्चे जहनों पे, इम्प्रेशनेबल माइंड्स पे कुछ ऐसी तहरीरें लिख देते हैं कि वो बच्चे ये बिलीव करने लग जाते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो इस्लाम के बेहतरीन इंटरेस्ट में है, और उन्हें इसके एवज़ दूसरी दुनिया में, आखिरी दुनिया में बहुत कुछ मिलेगा। ये उस चक्कर में उलझाए जाते हैं। सही। तो हमें ऐसी जगह जहाँ पे इस तरह की तालीमात दी जाती हैं, जहाँ इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, अब वो वक्त आ गया है कि हमें उनको भी ठीक करना होगा, उनको भी एड्रेस करना होगा। हर इदारे को अपने अपने हिसाब में अपने अंदर जो है वो बेहतर तब्दीलियाँ लानी होगी, अपने आप को दुरुस्त करना होगा। जहाँ सिक्योरिटी लैब्स थे, वहीं जस्टिस का निज़ाम भी तो ख्वाजा साहब इस तरह का है ना। अगर हर जगह पर कहीं ना कहीं थोड़े बहुत लूप होल्स मिले तो वो बन के एक इतना बड़ा रिएक्शन आया कि आज हम भुगत रहे हैं। देखिए, बात यह है कि हमारी वो जारी था बयान, मेरा जवाब तो बीच में आ गया था वक्फा। तो आपने पूछा था कि जो एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस होता है तो उसका इस चीज़ के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर पे क्या फ़र्क पड़ता है। जी जी। तो अभी रिसेंट जो मिसाल है, लंदन में हंगामे फूट पड़े थे जी। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि वीडियो से मुलज़म पकड़े जो वहाँ कैमरे लगे होते हैं, और जजों के पास भेजे। जजों ने रात रात तक बैठ के 2 दिन के अंदर वहाँ जो कन्विक्शन दी, सारे हंगामे ख़त्म हो गए, पब्लिक भाग गई और एकदम सुकून हो गया। उन्होंने जितने पता नहीं 150 या 200 बंदा था पकड़ा, सबको ट्राई किया और मिनटों सेकंडों में उनको सजाएं दे दी। नतीजा क्या हुआ कि वो दिन है, आज का दिन है, वहाँ दोबारा हंगामा नहीं हुआ। और लंदन में जो कन्विक्ट होता है हर मुल्क में, उसके बहुत से राइट्स जो होते हैं वो लूज कर देता है। उसको लोन का बारूद किसी भी कलर का करके और उसको डिफ्यूज़ करने के बजाय हम जो स्टेट के इदारे हैं, हम उसको और सहूलतकार का रोल प्ले करते हैं। अच्छा हाजी साहब, मुझे बताएं कि आज हम कलम और किताब से बारूद और इन गोलियों का मुकाबला कर रहे हैं। यही आज का मोटो है ना हमारा, कि हमने अपने, और ऐसा ही देखा भी गया कि कुछ अरसे बाद वो स्कूल खुले, माँ बाप ने नाम नहीं हटा लिया उस स्कूल से, बच्चों को नहीं हटा लिया बल्कि वापस भेजा। लेकिन क्या कहूँ मैं उन लोगों को जो अपनी इन रब की दी हुई जो नज़रें हैं, जो नेमत है, आंखें कि आप देख सकते हैं, अल्लाह ने आपको जहन दिया, एक नॉर्मल इंसान बनाया, सब कुछ देखते हुए भलाई और बुराई का फ़र्क ही नहीं समझते। वो कहते हैं अगर हम बुराई करें तो ये जान भी नहीं समझ पाते कि हम गलत कर रहे हैं, और उस पर फ़ख्र भी करते हैं, और उस पर जो है उनको कोई एहसास निदामत नहीं होता। तो ये नेमत है एहसास निदामत भी होना, ये हमारे माशरे में रच बस गई है कि हम दूर हो गए उससे। बुनियादी तौर पर देखिए ना, बात यह कि लोगों को ये पता हो ना कि मैंने जुर्म किया तो मैं पकड़ा भी जाऊंगा, हाँ। कोर्ट में मुकदमा चल के मुझे वो फौरी सज़ा मिल जाएगी, तो फिर इंसान कानून की हुक्मरानी पर भी बिलीव करता है, फिर ऐसे वाक़यात से बचने की भी कोशिश करता है, और उसको देखकर और लोगों में भी दहशत तारी होती है। सही। लेकिन अगर ये पता हो कि ये सब कुछ कर लेने के बाद 15-20 दिन के रोने धोने के बाद नॉर्मल हालात हो जाएंगे, तो फिर ये वाक़यात जारी रहते हैं। सही। और जब ये थोड़ी देर पहले जो ट्रामा कंडीशन की बात हो रही थी, उसमें उन नगमों ने भी बड़ा अच्छा किरदार अदा किया, क्योंकि बात कागज़ और कलम की होती थी। ISPR की तरफ से वो मुझे मीडिया ने बड़ा मुस्बत किरदार, मीडिया ने बहुत अच्छा किरदार किया। मुझे वो नगमे के अशार तो याद नहीं। बड़ा दुश्मन बना हाँ, फिरता बड़ा है दुश्मन जो बच्चों से डरता है या लड़ता है, क्या है। तो इन चीज़ों ने भी बहुत अच्छा किरदार किया। उस वक्त सारे मीडिया ने भी
सारे स्कूलों ने, सारे इदारों ने बहुत अच्छा रोल अदा किया। निचली सतह पर तो मैं समझता हूँ बहुत कुछ है, ऊपर की सतह पर जो है, जिसका मैंने हल्का सा इशारा पहली गुफ्तगू में किया था कि बस एक आर्मी चीफ के चेंज होकर दूसरे के आने की बात थी, जबकि दूसरे ने कह दिया कि तसलसल पॉलिसीज का वही होगा। लेकिन बाद लोगों ने दूसरे टाइप के बयान देने अब शुरू कर दिए। तो असल में मैं क्या अर्ज़ करूं कि इसमें उन माओं को कितनी तकलीफ़ होती होगी। देखिए 2 साल हो गए, लेकिन जिन शहीद बच्चों की माएँ हैं ना, न जाने कितनी 200-400 मरतबा रात को अचानक बच्चों के तस्वुर से उठ गई होंगी, जाते होंगे, और फिर वो रात भर सो नहीं सकती होंगी, वो रोती रहती होंगी। इसका एहसास अगर ज़रा ऊपर की सतह पर हो जाए, जिन लोगों के दिलों में पैसों का या सियासत का या इक़्तिदार का जंग लग गया है, वो जंग उतरे और एहसास हो कि ये बहुत बड़ा वाक़या था। इसके बाद हमें कुछ इंसानियत का मुजाहरा करना चाहिए था। अगर हम करते तो ज़ाहिर है कि ये वाक़यात ख़त्म हो सकते। और सियासी क़यादत को भी बड़ी जिम्मेदार होना पड़ेगा कि उनकी माओं के जख्मों पे नमक मत छिड़को कि तुम कहते हो कि उनके लिए रहम करो। जो पाकिस्तान के दुश्मन है, जो इस्लाम के दुश्मन है, उनके साथ तो किसी किस्म की रहम की कोई, मैं कहता हूँ, रियायत ही नहीं, रियायत और उन सियासी जमातों को जिम्मेदारी का सबूत देना पड़ेगा कि जो आके लिए उनके आर्गुमेंट ढूंढती हैं। और साहब क्यों नहीं करते हम, आप कोई स्ट्रेट एंड बिल्कुल क्रिस्टल कोई ऐसी चीज़ें क्यों नहीं कर पाते हम? ऐसा कहाँ आके हमें, क्योंकि कानून तो ब्लैक एंड वाइट ही कहता है ना, ग्रे तो कुछ नहीं है। फिर कानूनी मामलात भी ऐसे बना लिए जाते हैं कि ग्रे रास्ता भी हो जाता है, वो कानूनी हैसियत से भी जो है वो हीरो बन जाते हैं। ये हो, मुझे तो यही पता है ब्लैक एंड वाइट है। बताया है कि सियासी हुकूमतें मसलहतों का शिकार होके हक़ाइक़ के ऊपर पर्दे डाल देती हैं। DIG साहब बैठे हैं, इनको याद होगा उस वक्त ये कराची में नहीं थे, यहाँ पे FIR करती थी नामालूम बल्द नामालूम, और चालान में भी लिख दिया जाता था नामालूम बल्द नामालूम। अब बताएं आप किसके वारंट निकालेंगे? या अल्लाह, एक तो ये लफ्ज़ बड़ा बुरा है। और फिर कभी आता था उसमें बंदों के नाम ही नहीं होते थे, वो कहते थे सर फटा कन कटा, समझे ना। अब वो जो कान कटा था उसके दोनों कान सलामत होते थे, और सर फटा, वो तो फटा हुआ सर खत्म हो जाता है। तो इस तरह की FIR कटती थी। तो अब बताइए कि कान कटा और सर फटा जब आप लिखेंगे तो सजा किसको देंगे, मुकदमा किस में चलाएंगे? जज तो जो है ना एविडेंस पे सजा देता है, जज होता है। जज अखबार की खबर पढ़ के सजा नहीं देता, टीवी का या टॉक शो देखकर सजा नहीं देता। जज के आगे जो एविडेंस आती है उसमें जजमेंट में उस सजा की वजह लिखनी होती है। तो जब आप गवाही नहीं लेकर आएंगे रिकॉर्ड के ऊपर, तो जज क्या करेगा? वो तो यही लिखेगा कि दिस इज केस ऑफ नो एविडेंस। या अगर कोई ऐसी गलत एविडेंस ले आएंगे, चलते फिरते गवाह जो कि कटहरे में खड़े होकर 2 सवालों में ही वो टूट जाते हैं, तो फिर जज यही कहेगा कि भाई प्रोसिक्यूशन हैज फेल्ड टू प्रूव द केस, एक्यूज इज गिवन बेनिफिट ऑफ डाउट। देखिए ना, क्योंकि जो हमारी प्रेसिडेंट्स बनी हुई हैं, जजों की ट्रेनिंग होती है। 25 साल की उम्र में एक लड़का जज भर्ती होता है, फिर वो जाके अगर हाई कोर्ट पे एलिवेट होता है तो उस वक्त 52 साल का होता है या 50 साल का होता है, तो उसका 25 साल का तजर्बा होता है। फिर वो जब 65 साल का कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होता है तो उसका 40 साल का तजर्बा होता है। तो अब उस आदमी से तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि वो लाकू खान की तरह या चंगेज खान की तरह कटहरे में आया बंदा वो के चल में उड़ा दिया। उसने तो लिख कर फैसला करना है। बिल्कुल लॉजिकल बात है। फिर अगर कोई जज छोड़े तो आप हमें बताएं। डॉक्टर साहब ये तो बड़ी क्लियर बात है, और हम आए दिन ट्रिगर्स में ये पढ़े होते हैं नामालूम अफराद की तरफ से फायरिंग होगी। ये आज तक वैसे सच बात है, ये नामालूम अफराद हैं कौन, ये कोई नहीं जान सका। नहीं, अब जान चुके हैं लोग। ये बात जो हो रही है ये बदल गया है 2013 से पहले की। कराची स्पेसिफिक है। कराची के अलावा बाकी मुल्क में नाम होते हैं, एड्रेसेस भी होते हैं, उनको सजाएं, घर का पता भी होता है, घर का पता भी होता है, उनके वारंट्स भी इशू होते हैं। कराची एक बिल्कुल डिफरेंट दुनिया रही है। यहाँ के हालात अपनी ही तरह के थे, बड़े पेचीदा थे। यहाँ पे कई ऐसी तंजीमें हैं जिनका नाम लेने से बड़े बहादुर लोग कराची में तो क्या, लाहौर और इस्लामाबाद में भी लेने से कतराते थे, वो खौफजदा थे। सही। अब ज़रबे अज़ब और कराची ऑपरेशन के बाद हालात बहुत बेहतर हो गए हैं। अब उन तंजीमों का नाम भी लिया जाता है, उनके घरों पे रेड भी होती है, उनके बाय नेम चालान भी शुरू हो गए हैं। वो एक पीरियड था जब, जैसे ख्वाजा साहब ने कहा है, इस तरह की FIR दर्ज होती थी और इस तरह के चालान होते थे। अब नाम आ गए FIR में।
اب चलें, अल्लाह good. की करम से वो दौर गुजर गया है और मेरी दुआ है कि वो अब माजी का ही हिस्सा कभी ना रहे, आए वो, कभी दफन ना हो आए। जाए माजी में, दोबारा ना आए। हमारी कोई मसलहतें ऐसी ना हो कि ऐसे लोगों को दोबारा सर उठाने का मौका दिया जाए, अथॉरिटी में आने का रोल मिले कि वो फिर उसी तरह की हरकतें करें। लेकिन हैविंग सेड दैट, ओवरऑल हमारे मुल्क में जो सिस्टम ऑफ क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन है वो कमज़ोर है। उसके हर हिस्से में, हर पार्ट में अपनी अपनी तरह की कमज़ोरियां हैं। पुलिस वो कंपोनेंट है जिस पे सबसे ज़्यादा तनकीद की जाती है, बिकॉज उस पे तनकीद करना बहुत आसान है। बाकी भी जो कंपोनेंट्स हैं वहाँ भी वीकनेसेस हैं, वो भी इसी मिट्टी के लोग साहब, हैं, अभी यही मैंने बात पैदा यही हुए की हैं। कि हर एक इदारे भाई के पुलिस में loopholes चला हैं। जाता है, एक वकील बन जाता है, एक जज बन जाता है, एक जेलर बन जाता है, वो सब पाकिस्तानी है, एक ही मिट्टी के बने हुए हैं। हमें पुलिस के अलावा बाकी जो कंपोनेंट्स हैं उनकी वीकनेसेस पे भी गौर करना चाहिए। जी, करना कहते चाहिए, हैं कोई जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, एडजर्नमेंट पे एडजर्नमेंट होती रहती हैं, साल हा साल गुजर जाते हैं, पर्चा कराने वाला बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है, दिन हम आपके बेटा साथ और पोता डॉक्टर जो है साहब वो आपको फैसला और सुनता है। ख्वाजा साहब को बुला के नहीं, और दोनों सना, को हम इसमें- जो है ना वो इसमें मेरे ये पास हम वक्त आज बिल्कुल एक तहिया कर लें, एक बिल्कुल लाइनर के, खत्म करना है नहीं, मुझे। आज एक तहिया कर लें हाँ। वन लाइनर के, खुदा रसूल के वास्ते पाकिस्तान में हर थाने में, हर एस्टेब्लिशमेंट का जी, बंदा जी। एनआरओ करना छोड़ दे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब आपका, डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, राना आपका बहुत शुक्रिया। मैं हाजी साहब से दुआ चाहती थी, डॉक्टर साहब आप दुआ कीजिए, और हाजी साहब हमने वाइंड अप भी करना है, जो बच्चे चले शहीद हो गए उनकी मगफरत के लिए दुआ करते हैं। जी हाजी साहब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद। 18 दिसंबर